सात सुरों के सरगम से ये धरती सजी है। जो भी कुछ इस दुनिया में है, जो भी कुछ इस धरती पे जन्म लिया है या धरती पर हमें दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं संगीत से सजा हुआ है। चाहे झरनों की झरझर हो, नदियों की कलकल हो, पंछियों की चरचराहट हो, पंछियों की सितारों की झिलमिलाहट हो, फूलों की पंखुड़ियों का उगना हो, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, जो भी कुछ इस दुनिया में है, इस पृथ्वी पर है, इस प्रकृति में है, वो सब संगीत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम पक्षियों की मधुर आवाज सुनते हैं, उनमें भी हमें कहीं ना कहीं संगीत सुनाई देता है। कोयल की कुहू कुहू में, पपीहे की पिहू पिहू में, यहाँ तक कि ट्वीटी की ट्वी ट्वी में भी हमको कहीं ना कहीं संगीत सुनाई देता है। ये संगीत ही है जो हमारे अंदर हमें या हमारे आसपास को, हमारे आसपास के वातावरण को जीवंत रखता है। आप कितने भी उदास क्यों ना हो, थोड़ी देर आप म्यूजिक सुन लीजिए, संगीत सुन लीजिए, आपकी सारी उदासी कहीं ना कहीं चली जाएगी, सब कहीं दूर भाग जाएगा। आप किसी रोते बच्चे को संगीत सुना दीजिए, वो हंसने लगेगा। किसी उदास को संगीत सुना दीजिए, वो हंसने लगेगा। ये संगीत है जो हर दिल में अपनी मधुर आवाज से, अपने सुरों के साथ से कहीं ना कहीं सबको एक दर्द, दुख, उदासी या अवसाद से अलग कर देता है। आज जो हमारे बीच में शख्सियत है, वो ऐसी ही संगीत की साधना के साथ अपने आसपास के वातावरण को, हमारे शहर को, हमारे देश को, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगीत का जादू बिखेरा हुआ है, जिन्होंने ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सुरेश जी दंडे सर का, जिन्होंने अपने संगीत से पूरी दुनिया में एक परचम फहराया हुआ है। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कई नाम कमाए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ संगीत की दुनिया में बहुत सारा नाम है। अमरावती शहर से आपका भी नाम एक किसी तरह से जुड़ा हुआ है। संगीत के क्षेत्र में आपने कई सारी जगहों पर, कई मतलब देश विदेश में, यहाँ तक कि आप शायद लंदन भी गए हैं। आपने अपने देश में जो है महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, नासिक, जलगांव और भी कई सारे देशों में आपने अपने संगीत का जादू बिखेरा है। तो ये संगीत आपके दिल में, दिमाग में या आपके जहन में किस तरीके से आया? ये बचपन से ही आपका शौक था, जुनून था, या कहीं ना कहीं बाद में कुछ ऐसा लगा कि इस संगीत से हमको साधना लेनी चाहिए या सीखना चाहिए, या संगीत का जादू बिखेर कर हम कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में? कैसे आया यह ख्याल आपके दिमाग में? मेरा जो परिवार है, तो मैं चौथी पीढ़ी का रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे परिवार को। मेरे जो दादाजी के पिताजी भी थे जी, श्यामराव बैराम जी दंडे जी, और ये भी संगीत के बड़े प्रेमी थे और बहुत अच्छा गाते। मेरे पिताजी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार थे। और हम सब जो भाई है जी, मेरी बहनें जो है जी, वो भी म्यूजिक में MA फर्स्ट क्लास किए हुए। मेरे दोनों छोटे भाई जो है वो आकाशवाणी के A ग्रेड आर्टिस्ट है। अच्छा। और मैं खुद A ग्रेड का बिहाक ग्रेड कंपोजर हूँ। और जहाँ तक संगीत का सवाल है जी, तो संगीत हमारे खून में ही है। अच्छा, तो किसी घराने से संबंध है आपका? ये जो बिल्कुल संगीत घराना जो होता है, उस घराने से संबंध है आपका? संगीत मेरे जो दादाजी थे जी, वो खां साहब मौला बख्श, इनसे उन्होंने तालीम लिया था। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी जो थे उन्होंने भी नामदेव बुआ यहाँ पे अमरावती के अपने विदर्भ के बड़े अच्छे संगीतकार थे उस वक्त, उन्होंने उनसे तालीम लिया था जी। तो और मेरे घर में सब इंस्ट्रूमेंट्स रहने से और घर में वातावरण जो था संगीत का था, बना हुआ था। जी। पिताजी का सुबह रियाज जी। और हमको पिताजी जो अच्छी अच्छी जो चीजें सुनाते थे, जी जी, जैसे कि रागों की जो बंदिशें रहती है, हाँ जी, जैसा अभी बाजे मौसरी मुरारी, हमको फिल्मी गाने नहीं सुनने देते जी। ये जो चीजें थी जी, ये हमको हैमर करती थी। अच्छा। फुलावा बिनत दार दार गोकुल की सब कुमार, मन में मोहन विराज, ये तिलक कामत की चीज। ओके। चंचल चाल पिया की, और फिर कान्हा रे नंदन, ये केदार राग की चीजें हैं। अच्छा, उस्ताद निसार मतलब बिल्कुल ये तो ये सब चीजें हमको बचपनों से हमारे कान पर रही।
तो हम और दूसरा फिल्मी संगीत तो सुनने नहीं देते। और संगीत तो हर एक के, हमारी माँ जब लोरी सुनाती बिल्कुल तो सही है। बचपन से हमारे जीवन में जी। संगीत का एक अटूट है। जी बिल्कुल, मैंने हमारी बोला है कि शाम को हमारी प्रार्थना हम करते हैं, बिल्कुल, तो सुबह की प्रार्थना वो आरती होती है, शाम की स्कूल में प्रार्थना होती है। स्कूल में भी करते हैं हम जी, प्रार्थना। संगीत तो पूरा है उसमें। इतना ही नहीं, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर रहते हैं, जी उनका मार्चिंग सॉन्ग से उनको एनर्जी आती है। जी। तो संगीत का म्यूजिक थेरेपी का, मैं म्यूजिक थेरेपी का एक कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया था अच्छा अच्छा। पौंडीचेरी में, मैं कोऑर्डिनेटर भी था। और सब उन्होंने जो पूरा 14-15 देश से लोग आए थे, जी। तो उन्होंने जो अभ्यास किया था, जिन्होंने वो प्रयोग किया था, तो उनका एक एक सेशन था। अच्छा। तो उन्होंने संगीत का क्या उसका इफेक्ट होता है जी मानवीय जीवन पर, जी वो सब उन्होंने बिल्कुल, बताया जैसे था। मैंने स्टार्टिंग में, मैंने अपने आरंभ में यही बोला है कि संगीत बहुत ज्यादा मन को प्रभावित करता है, और जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, आपका मनस्थिति हो, उसको चेंज कर देता है। और कई बार तो संगीत सुनते सुनते मैंने तो ये भी महसूस किया कि संगीत सुनते सुनते काम ज्यादा अच्छे से होता है, काम तेजी से होता है। और आनंद में, जहाँ गायों का, जहाँ दूध डेयरी है, वहां तो संगीत सुना के गायों को संगीत सुनाया जाता है, और उसकी वजह से वो दूध ज्यादा देती हैं, और पेड़ पौधों को ये प्रैक्टिकल मैंने अच्छे से बढ़ ये रहे हैं। प्रैक्टिकल मैंने हमारे नागपुर में एक सराफ करके थे जी। उन्होंने वो ये एक जिस रूम में रियाज करते थे, उस रूम के बाजू में जो थे गुलाब के फूल वगैरह, हाँ। वो ज्यादा लहराते थे, और इस साइड में जो थे उसके कंपैरिजन में जो, तो ये फर्क उन्होंने हमको बताया था। संगीत का असर सिर्फ हम मानव या प्राणियों पर ही नहीं है, मतलब जो ऐसे जीव हैं जो जिनके में हम अगर ऐसा बोले तो पेड़ पौधे या इस तरीके की जो वनस्पति हो गई, उनपे भी पूरा असर है संगीत का। बिल्कुल। तो ये संगीत ऐसा जादू है जो कई चीजों को बढ़ावा देता है, या बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित करता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो फोक सॉन्ग्स तो शुरुआत से चले आ रहे हैं। लोक संगीत हमारे यहाँ बहुत फेमस है, शादी ब्याह में हमारे यहाँ गीत गजल गीत गाने गाए जाते हैं। तो संगीत तो हमारे यहाँ पे है ही सही। ऐसी स्थिति में ये वाला संगीत जो आप लेकर आए हैं, ये गजल है, ये गीत है, ये कहाँ से कैसे आए हैं आपके? संगीत ये तो हमारा धीरे धीरे सब डेवलप हुआ है। ये क्लासिकल जो संगीत है जी, ये लोक संगीत से ही आया हुआ है। आप देखिए जैसा, और ये फ्लेवर सब जगह अलग अलग है। बंगाल का जो है पहाड़ी राग, पहाड़ी के मान, राजस्थान का अलग है, मान जो है जी वो है अलग, और हर प्रदेश का लोक संगीत अलग रहता है। बहुत मेलोडियस सॉन्ग रहता है अपना, जो नेपाल पहाड़ी उधर के जो है, जैसा भी हमारे वो एक थे दिल हुम करे वाले, यस सही है, बहुत प्यारा। हाँ, तो ये वो उनका लोक संगीत, कांची रे ये नेपाली फोक सॉन्ग है। बिल्कुल, तो ये गोवन संगीत है जी। तो ये इस गाने से भी बहुत कुछ आया है। और तो आपको भी कहीं ना कहीं इन सबसे प्रेरणा मिली है, या नहीं? मुझे तो जो भी संगीत सुनने को जहाँ भी मिला जी, मैं वो संगीत सुनता था। वो बंगाली रहो, कोई किसी भी भाषा में रहो जी। जैसा कि मेरे पास तो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन घर में बहुत था, और कुछ मेरे दोस्तों के पास भी था कलेक्शन। अच्छा। तो मैं जाके सुनता था। तो ये वाले संगीत सुनते थे आप, या फिल्मी गाने भी इसमें शामिल? पहले मेरे को जो अच्छा गाना सुन, अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे गजलें और बहुत अच्छे संगीत दिए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रार्थना दिए, भजन दिए, सब। बिल्कुल। मगर हमको जो पढ़ाया जाता है जी, आम आदमी को, आम बच्चों को जी, वो रागों का फाउंडेशन जो रहता है, पलटे जी, अलंकार, तो ये फाउंडेशन जब तक पक्का नहीं होता है तब तक आप वो आगे नहीं जा सकते हैं। एक कॉपी करना, अभी इन्होंने बताया था, सिर्फ कॉपी करना ये अलग बात है। कॉपी करो तुम, मगर उसमें अपना भी कुछ थोड़ा सा सजा सकते हो उसको। अब जैसा मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया,
हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। तो ये जो हरकत हमने लिया है कि हमने उसको सजाया हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल रिकॉर्ड वैसा में गाने नहीं में है। ये सर्कस नहीं ये है। नहीं है। ये आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा उसको और हाँ, मतलब और ज्यादा उसको अपना हिसाब से उसको डाल अभी दिया है। मैं आपने जो पहला सवाल पूछा था कि ये गजल जो है, जी जो फिल्म सॉन्ग्स जैसे एक 30-40 साल पहले से बहुत अच्छे अच्छे गजलें मदन मोहन साहब ने, एस डी बर्मन साहब ने, साहिर लुधियानवी जी हाँ, ने साहिर बहुत लुधियानवी साहब बहुत बढ़िया, हसरत जयपुरी तो साहब ने भी लिखी है। बहुत 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 अच्छी शायरी गजलें लिखी हैं हाँ। उन्होंने। तो और जो अलग अलग भाव रहते हैं, जी जैसा कव्वाली बोला, दैट इज प्रेयर, फॉर्म ऑफ प्रेयर। जी तो कव्वाली ये मासेस के लिए है, जी सब लोग एक क्लास है, एक मास है। तो ये जो शायरी है गजल की, ये कुछ बंदिस्त थी 200 साल पहले। अच्छा, राजे रजवाड़े, हाँ, यहाँ मतलब तक कि बड़े चुनिंदा लोग ऊंचे सुन खानदान सकते के लोग, थे। हाँ, वहां तक कि सीमित थी। जी। ये बाद में सब जगह पहुंचाया गई। ये 100 साल से ये जब लोगों गालिब तक पहुंची है। जी और उसमें फिर बहुत अच्छे अच्छे शायर जो है, बहुत नए शायर, उन्होंने भी कुछ आसान शायरी जो थी, जी आम सबको जो समझ में आ आए। जाए। तो गजल का फॉर्म जो रहता है, तो गजल के फॉर्म में जैसा उसका एक व्याकरण रहता है, एक मतला है, जी एक आप खुद अच्छा गजल लिखती है, मतला है, जी हुस्न मतला है, जी जो मतले का हुस्न बढ़ाता है। जी। उसमें एक आधा शेर रहता है, जी जो एक अच्छा शेर रहता है, हासिल गजल शेर रहता है। जी और ये होने के बाद फिर जो मक्ता आता है, जी उसमें शायर का नाम रहता है, उपमा, जो उस हिसाब से वो उसको लिखे। तो ये धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट हो गई है। जैसे एक मुसलसल और गैर मुसलसल, जी ये गजल में रहती है। जैसा मुसलसल गजलें अगर रही, तो उसमें जैसा चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो वो एक ही भाव रहता है उसमें, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए। और गैर मुसलसल में अलग अलग सब्जेक्ट रह सकते हैं। अच्छा और उससे जी जैसा कि जी दिल में लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली अभी, लहर सी उठी अभी। सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, कोई खिड़की मगर खुली है। तो इस सब्जेक्ट इसको कोई उसका ये अलग सब्जेक्ट है उसका। और मक्ते में वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, हम ना कर जिंदगी पड़ी है, कोई ताजा हवा चली है भी, लहर सी उठी है। तो इस टाइप से आपको गजल लिखने का ख्याल कैसे आया? मतलब अब जैसे आपके यहाँ पे जो क्लासिकल संगीत का जोर ज्यादा था, क्लासिकल संगीत और गजल अगर बोले तो हमको लगता है कि टोटल डिफरेंट है। एक कहाँ मतलब पूरा रागों की, हालांकि होता है इसमें भी है, राग वगैरह मीटर बहर सब इसमें भी होती है, लेकिन गजल लिखना एक अलग ही कला पे आ जाती है। तो ये ख्याल आपके मन में कैसे? नहीं, मुझे और कैसे आप वैसा भी जो पोइट्री है जी उससे थोड़ी सी अच्छी गजल लगती है। हाँ, उसमें मैं गजलें पढ़ता था। मेहदी हसन साहब की जो गजलें वो सुनता। मेहदी हसन साहब की जो गजलें हैं जी वो सब फिल्म सॉन्ग्स थी। हाँ, तो बहुत वो आसान थी। अच्छा अपनों ने गम दिए तो मुझे
याद आ गया एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। तो ये फिल्मी सॉन्ग जो थे पाकिस्तान की, जी ये सब पहले पॉपुलर हो गए मेहदी हसन साहब की, अच्छा इसलिए उनसे ज्यादा, जैसा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तू चाहूंगा, और सबसे पॉपुलर उनकी गजल हुई थी रंजिश ही सही, दिल को रंजिश ही बुलाने सही दिल ही दुखाने के लिए या आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। यस तो इसमें कैसा है कि अभी वही वही शेर लगे, तो फिर उसमें लोग नए शेर सुनाने लगे उसमें। हाँ, उसमें शेर अभी एक नया ऐसा है, जी ढूंढ लेंगे हम तुझे चाहे कहीं भी तू रहे, तेरे मिलने का हमें वो हर एक ठिकाना याद है। तो चुपके चुपके में ये एक नया शेर उसमें ऐड कर दिया। तो ये वाली जो गजलें, जैसे ठीक है इसमें अब हिंदी में भी गजलें, ये तो उर्दू की गजलें बहुत ज्यादा चली, उर्दू में तो बहुत ने, मतलब गालिब से लेके तो आगे यहाँ तक आने तक, मेहदी हसन साहब तक, या फिर जो फिल्मी गीतकार जिन्होंने लिखी हैं, साहिर लुधियानवी सर हो गए, या अपने हसरत जयपुरी साहब हो गए, इन्होंने गुलजार साहब की गजलें तो माशाल्लाह काफी खूबसूरत रही हैं। तो इसके बीच में हिंदी गजलों को लेकर आपका मतलब कैसा? हिंदी में भी गजलें जब लिखी जाने लगी तो उनका बिल्कुल थोड़ा सा कलेवर अलग हो गया था। दुष्यंत कुमार की जो गजलें थी जी बहुत प्यारी थी, और वो अभी भी लोग गाते हैं बिल्कुल। उसको। उनमें आपको कोई अंतर नजर आता है उर्दू गजलें? नहीं, गजल रहती है, गजल रहती है, गजल का उसमें मिठास ज्यादा है या इसमें व्यंग या कटाक्ष ज्यादा है? देखो कैसा है कि अभी जो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि तबस्सुम लब पे आंखों में नमी है जी, खुदा जाने ये गम है या खुशी है, ये कम से कम 50-60 साल पहले लिखी हुई गजल है। हजारों है सुकून दिल के सामा जी, ये दुनिया फिर भी घबराई हुई है। अब देखिए हमने कोरोना के वक्त इसका हाल देखे, बिल्कुल जी हाँ। तो इस टाइप की, और बहुत ही जैसा भी चले भी आओ दुनिया से जा रहा है कोई, सुना है आने का वादा निभा रहा है कोई। इसकी जो ब्यूटी है जी, देखिए, कहीं पलट के ना आ जाए सांस नब्जों में, कहीं पलट के ना आ जाए सांस नब्जों में, हसीन हाथों से मैयत सजा रहा है कोई। एक इसको एक लेवल है शेर को, पाए की गजल। अब आपने तभी भी अपनी बात हुई थी तब कि ये जो मेहदी हसन, अपना पंकज उदास, अनूप जलोटा, ये जो चीजें ये लोग गाते थे, ये मासेस के लिए थी। और ये जो हमारी जो गजलें, ये गीत गजल जो थी, घुंघरू टूट गए, ये कव्वालों ने बड़ी पहले फेमस करके रखी थी। फिर बाद में ये एक अच्छा मॉब मिल गया, और सबसे अच्छी गाने की स्टाइल भी बदल गई थी इसलिए, और सबसे आसान नहीं, अब गाने के अब जो उस्ताद जो गाने वाले थे, कव्वाल अलग तरीके से गाते थे, पंकज उदास साहब उन्होंने अलग तरीके से कव्वाल बहुत आसान, उनके वो लिरिक्स भी आसान रहते थे। क्या ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, एक मैसेज था, और एक ये प्रेयर थी। कव्वाल बोले तो कौल बोले तो प्रार्थना से कव्वाली हुई। तो ये कव्वाल, और उस जमाने में मीडिया भी नहीं था ना, आप ये समझो, बिल्कुल ये सब मीडिया जब 80 के बाद आया हुआ है, शुरू हुआ है कि, और फिर 90 में उसको थोड़ा सा ज्यादा लोगों को मंच मिलने लगा। नहीं तो कलाकारों को कोई ये स्टेज नहीं था ना ज्यादा, एक रेडियो छोड़ दिया है तो कोई और रेडियो के रिस्ट्रिक्शन रहते थे, हारमोनियम नहीं चलती थी वहां, तो लोग क्लासिकल, ठुमरी गाने के जो अलग अलग ये है, वो
वो फेमस ज्यादा हो गए। इन सबको तो मुझे लगता है गुलशन कुमार साहब ने बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। ये सब पंकज उदास हो गए या हाँ हाँ अनूप नहीं, जलोटा बहुत- जी हो गए या बाद के जो भी गायक आए उनको तो गुलशन कुमार साहब ने बिल्कुल आगे लेके उनकी एल्बम्स बना के या उनकी बिल्कुल, कैसेट्स बिल्कुल, बना के, तो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। वजह से वो पब्लिक तक ज्यादा पहुंच ज्यादा पाए। ये पहुंच- बात आपने सही बोली कि पहले इतना नहीं था नहीं। जाने का, लेकिन बाद में हो गया था कि निकलो ना बेनकाब, जमाना अभी खराब है। जगजीत सिंह ने बिल्कुल जगजीत सिंह जी एक बहुत बड़े कलाकार थे, जी। खुद बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी और उनसे इंटरेक्शन भी हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ बम्बे आने के बाद। उनका अगर आपने सब बायोग्राफ देखा होगा जी तो बहुत स्ट्रगल किया, और खुद वो उनके घर में जो अपने गुरुद्वारे में जो गाते हैं ना रागी, हाँ तो रागी वो भी एक क्लासिकल बेस ही रहता है। अच्छा तो उनका उस बेस, और उन्होंने क्लासिकल का बेस उनका बहुत अच्छा था। अच्छा तो उन्होंने जमाल खान साहब जो थे उनसे वो उन्होंने तालीम ली थी, और क्लासिकल बेस उनका अच्छा रहने से और पोइट्री की उनको बहुत अच्छी जान। अच्छा तो वो जो चूज करते थे बहुत उसमें ज्यादा क्लिष्ट शब्द नहीं रहते थे, जो आप लोगों को समझेंगे। वो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इंदिवर साहब से उनके घर में मेरी महफिल भी हुई थी। और फिर ये जब गजल का दौर चला तो नागपुर सब ये गजल का गढ़ है। अच्छा सबसे पहले शुरुआत जो हुई गजल के कॉम्पिटिशन्स की वो नागपुर में हुई। अच्छा तो नागपुर में गजल की कंपटीशन जब हुई थी तो मैंने उसमें प्रथम पुरस्कार लिया था उसमें। अरे क्या बात है। तो उसके बाद और हमारे भाई भी अच्छे गाते थे, तो हम लोगों का एक ग्रुप था जी। तो हमने बहुत प्रोग्राम्स दिए। मैं नियर अबाउट अभी तक 1,500-2 हजार प्रोग्राम्स दिए हुए सब जगह। अच्छा अच्छा बाहर अभी मैं लंदन गया था अक्टूबर में, कई सारे लंदन में भी प्रोग्राम दिया मैंने जी। और मेरे सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छी जगह गाने का मौका मिला। क्या बात एक मुझे हैदराबाद में बुलाया था जीएसटी कमिश्नर वहाँ के मिस्टर फहीम अहमद साहब। अच्छा तो उन्होंने जो ब्रिटिश स्कॉलर्स के एक कॉन्फ्रेंस थी जी, उसमें मुझे गाने का सौभाग्य मिला। गजल गाई कुछ हाँ, तो उनके कुछ गजल कंपोजिशन भी किया था मैंने। अच्छा। बाद में फॉरेन लैंग्वेज स्टडी सेंटर वहाँ पर भी मुझे बुलाया था बॉम्बे में, वहाँ भी मेरा प्रोग्राम हुआ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में ही मौजूद है हमारे अमरावती शहर में जिन्होंने गजल गायकी को एक नए आयाम दिए हैं। और मुझे हैदराबाद में जी, हैदराबाद ये तो गजलों का गढ़ ही है। शजी हैदराबादी वगैरह बहुत अच्छे बड़े बड़े। शजी हैदराबादी बोले तो निजाम जो थे अपने जी, उनके एंसेस्टर लास्ट निजाम। अच्छा, वो कोई अच्छे शायर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। आप ये पूछते हैं कि दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताए कि यहाँ होता है। तो कितना भी आदमी रईस रहे, कुछ भी आप बहुत धनवान रहे जी, तो एक शायरी और दिल तो सबके पास में होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो। तो वहाँ में मुझे नेशनल गजल फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है जी। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो ज्ञानपीठ अवार्डी है जी जी, उनके हाथ से भी मैं सम्मानित हुआ वहाँ पर। और अली सरदार जाफरी डॉक्टर जी ज्ञानपीठ अवार्डी जी। तो आईना ए गजल करके एक डिक्शनरी निकली है, बहुत उसको 20-25 साल हो गए भी है वो जी। तो वो हमारे दोस्त विनय वाइकर उन्होंने निकाली थी, उसके लिए मेरा भी सहयोग था उसमें। और उसमें मैंने जरीना सानी जो थे जी, उनके को एडिटर जी, उनकी वो गजल मैंने पेश किया था हाँ जी, कंपोजिशन गा के जी। जिंदगी खारजार में गुजरी, जुस्तजूए बहार में गुजरी, जो भी गुजरी भली बुरी सानी आपके इख्तियार में गुजरी। ये जरीना बेगम का है। दिल की जो बात आपने करी है कि अमीर हो गरीब हो, बहादुर शाह जफर तो खुद बादशाह थे, दिल्ली के आखिरी बादशाह। उनकी तो गजलें कितनी फेमस है। तो आप सोचिए कि अगर बादशाह हो के उनके पास भी ये वाली चीज थी तो अपनी गजलों के माध्यम से अपने बात करनी मुझे मुश्किल न थी। और भी दो गज भी जमी कितना है बदनसीब जफर, वो भी अच्छी उनकी 4 दिन इंतजार में, 2 इंतजार में गुजरे, 2 प्यार में, ये लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। तो ये जो मतलब बड़े बड़े बादशाह या चाहे कोई भी रहे हो, नवाब रहे हो, बादशाह रहे हो, राजा रहे हो, सम्राट रहे हो, वो लोग भी गजलों के या गीतों के या किसी के भी उनके बराबर उनका साथ में चलता रहा है वो। तो गीत संगीत तो है ही ऐसा कि कुछ है।
मैं जानना चाह रही थी कि जैसे ये तो सब जो गजलें हैं उर्दू की, जो मैं मेन प्रश्न मेरा ये था कि ये तो जो गजलें हैं उर्दू की, जिस तरीके से उनका जो शब्द वगैरह है वो भी थोड़े अलग होते हैं, मिठास होते हैं। हमारे हिंदी गजलकारों ने जो दिए, उन्होंने तो बिल्कुल व्यवस्था पे, शासन व्यवस्था पे तंज कसते हुए गजलें लिखी हैं, या जो भी कुछ उन्होंने एक संदेश या समाज को वो देते हुए कि पीर पर्वत से गंगा निकलनी चाहिए, हो कहीं भी पीर लेकिन पिघलनी चाहिए, इस पर्वत से गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध शेर जो है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। तो इस तरीके के जो शेर इन्होंने दिए हैं, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है सुराग नहीं हो नहीं सकता। तो ये जो गजलें हैं दुष्यंत कुमार ने दी हैं, या और भी जो ऐसे हमारे हिंदी गजलकार हैं उन्होंने दी, मैं एक नाम भूल रही हूँ अभी, हिंदी गजलकार माणिक वर्मा सर ने भी दी है। उसके अलावा भी एक और है, मुझे उनका नाम अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी गजलें दी हैं और इसी तरीके से समाज की व्यवस्था को चोट पहुंचाते हुए अभी गजलें हर भाषा में फॉर्म में, जैसा मराठी जी, मराठी में हमारे सुरेश भट्ट साहब ने बिल्कुल उसको बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है आपका। अभी कम से कम अपने महाराष्ट्र में 400 से 500 लोग, उसमें से जो कुछ 100-200 लोग हैं जी, बहुत अच्छा लिखते हैं जी जी, और मराठी गजल को अभी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। अब गुजराती में भी ये प्रयोग हुआ था। अच्छा, तो ये जो पंकज उदास के भाई थे, मनहर उदास जी, ये भी गुजराती गजलें बहुत अच्छे गाते हैं। अच्छा अच्छा। और देसाई करके भी है बॉम्बे में, उपाध्याय करके, अच्छा। इन्होंने मतलब ये बोलना चाहिए कि अब गजल का जो फॉर्म है वो भी सब भाषाओं में आने लगा है उर्दू के साथ। अभी मैं 3 साल पहले गया था, दिल्ली में रेख्ता फेस्टिवल होता है जी, मिस्टर संजीव सराफ अच्छा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये प्रगति मैदान में बहुत बड़ा 3 दिन का फेस्टिवल रहता है। अच्छा अच्छा। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि मैं जब वहां गया था, मैं और एक मेरे दोस्त गए थे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे जी, दुबई से आए थे, यूएसए से आए थे। बैठने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा। तो सीसी अलग, कैमरे ये वो लगा के, और वहां पर दुनिया भर की जो किताबें थी हर सब्जेक्ट पर, और अलग अलग शायरों लोगों की शायरियों की, गजल के बारे में लिटरेचर, उसका स्टोरी जी, इस विषय पर बहुत किताबें वहाँ पर अवेलेबल हुई, तो लोग लेते हैं। वहाँ पर किताबें लोग लेते हैं, और इतना, और हर जगह भी खजाना जैसे बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी गजल का होता है, उसमें लोगों को प्रमोट करते हैं, गायकों को। आपका मेन कौन सी भाषा में है, मतलब आप उर्दू, हिंदी और मराठी? मेरी बर्थ प्लेस है दुर्ग, एमपी। अच्छा। और मेरा नागपुर में ज्यादा गया है कॉलेज, और बहुत से साल। तो हमारे नागपुर का कल्चर ऐसा है कि नागपुर में सब जगह से लोग आए हुए हैं, यूपी से, बंगाल से, नीचे से, केरल से। अच्छा। तो एक उसका एक गुलदस्ता अलग है। अच्छा। तो इसलिए मेरा हिंदी पर प्रभुत्व ज्यादा था, और मातृभाषा तो मराठी, मातृभाषा तो मराठी। हमारी जो पढ़ाई में होता तो मराठी में, मेरा भट्ट साहब से कांटेक्ट आया था, तो मैं उनके भी गजलें पढ़ता था, उनके कंपोज किया मैंने। मेरी एक मराठी की 2 एल्बम रिलीज हुए जी, एक रंग माझा वेगळा हुआ था, भट्ट साहब जाने के बाद उनको एक आदरांजलि दिया था मैंने। एक मैं और मेरे भाई ने बनाया था जी, तेव्हा मी नसेन। आज राज ठाकरे साहब का बर्थडे है। अच्छा। तो राज ठाकरे साहब ने मेरा वो लॉन्च किया था, तेव्हा मी नसेन। अच्छा। तो राज ठाकरे साहब को बड़ी बहुत जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं ठाकरे साहब को। अच्छा। तो उसमें हमने प्राजक्ता शुक्रे थी, सुरेश वाडकर थे, उनसे 4 गजलें गवा ली थी, और अनुराधा जी पौडवाल, इन्होंने उसमें 2 गाई थी, और मेरे भाई और मैंने, ऐसा हमने वो एल्बम बनाया था। अच्छा। उसको काफी अच्छा, मतलब इन हस्तियों से भी आपकी मुलाकात बराबर रही है? नहीं, ये पंकज जो हरिहरन जी के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ है 92 में जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस बारे में कि आप कहाँ कब कैसे प्रोग्राम आपके हुए हैं और किस से मुलाकात आपकी हुई है? मेरा अनूप जलोटा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। अनूप जी नागपुर में आए थे, नागपुर में कम से कम हम लोगों ने उनके 7-8 उस वक्त
प्रोग्राम किए थे। अच्छा। 82-83 में। यहाँ अमरावती में? नहीं, नागपुर में। मतलब नागपुर गढ़ रहा है इन सब हाँ, चीजों नागपुर का ज्यादा। मेंटेनेंस कमांड तो नागपुर में सुनने वाले भी अच्छे थे। अच्छा। और उस वक्त नया नया सब और अच्छा गाते थे। जी। और एक ही नाम था, भजन भी अच्छा गाते थे। अच्छा, अच्छा। इज हाँ, वर्सेटाइल जलोटा सिंगर। साहब, जी बिल्कुल। तो सभी गाते थे, भजन, गीत, गजल। सभी। उनकी उस वक्त गजल की ये थी। जी। और 92 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। अच्छा। बोधनकर साहब जो थे, डॉक्टर उदय बोधनकर, जी। अपने जो वसंत साठे खासदार थे, हाँ, उनके दामाद है। अच्छा। तो उन्होंने वो प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा एक दिन पहले हम भाइयों का हमारा प्रोग्राम था, और दूसरे दिन हरिहरन साहब की गजल का प्रोग्राम था। हम साथ में थे, मैं उनको सुरेश भट्ट जी के यहाँ लेके गया था। अच्छा। और उसके बाद भी 4-5 बार मुलाकात हुई थी। अभी 3-4 साल पहले मेरे को उन्होंने घर में बुलाया था। अच्छा। उनको एक मेरी कंपोजिशन गाने की इच्छा थी, भट्ट साहब की लिखी हुई। अच्छा, अच्छा। मराठी में? मराठी गजल। तो बीच में फिर वो कोरोना वगैरह आ गया है, तो थोड़ा सा वो रह गया है। मगर हम अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भाई लोग सब। बिल्कुल। तो कुछ मराठी गजल भी कर रहे हैं, एक उर्दू गजल का भी प्रोजेक्ट हो रहा है। ये 1 आध साल में हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि इसको थोड़ा सा वक्त लगता है सब चीजों को। नहीं, बिल्कुल सही है ये। और मैं पहले सर्विस में भी था, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर LIC में। तो मैंने मेरा सब संभाल के ये किया। और क्या बात है कि ये जो विदर्भ हमारा जो एरिया है, और ये कला ऐसी है गाने की, ये इनडेफिनेट, इसमें कोई ऐसा बोल नहीं सकते कब क्या होगा। तुमको हर वक्त प्रोग्राम नहीं मिल सकते। बिल्कुल। हाँ, कुछ सीजन में आता है, गणपति रहते ये वो। तो मतलब आपने जॉब के साथ में इस कला को बना के रखा है। और LIC ने मुझे, LIC की वजह से भी मुझे, LIC ने हमारे LIC के ऑफिसर लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया। ये जो फॉरेन लैंग्वेज स्टडी सेंटर बॉम्बे में प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा। तो उनके वजह से मुझे बहुत अच्छे जगह पर। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जीवन बीमा जो ये संदेश देता है सबको कि भाई बीमा करवाइए और ये करे, तो मैं तो बोलती हूँ कि संगीत का बीमा करवा लीजिए, या संगीत नहीं, और LIC उसको बचा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मैं LIC में हमारे बहुत अच्छे कलाकार थे। हमारा जो निगम गीत है, वो हमारे दोस्त जो जोशी थे, उन्होंने कंपोज किया था। अच्छा। हर जगह फंक्शन में निगम गीत बजता है, निगम गीत बजता है। और एक खुशी की बात ये थी कि यहाँ पर राज्यपाल साहब आए थे हमारे, डॉक्टर मोहम्मद फजल, एक फंक्शन के लिए। तो उनको हमने डिनर और हमारे गजल का प्रोग्राम, यहाँ जो कलेक्टर थे मनीषा वर्मा और मलिक साहब थे, कमिश्नर थे वो, तो उन्होंने मेरा गजल का और यहाँ के और कुछ कलाकार थे नृत्य, उनका भी कुछ और कुछ लोगों का ऐसा प्रोग्राम किया था। तो मोहम्मद फजल साहब ने के हाथ से मैं सम्मानित हुआ, और उन्होंने स्टेज पर यही बोले कि ये इस छोटे से गांव में इतने अच्छे गजल व कला गाने वाले कलाकार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि। मेरा भी यही बोलना है कि हमारे खुद के, हम तो बोलते चिराग तले अंधेरा है, जैसे कि इतने अच्छे गजलकार हमारे बीच में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप LIC के अधिकारी, LIC में काम करते हुए, बीमा निगम में काम करते हुए आपने इस संगीत के शौक को जिंदा रखा, ये बहुत बड़ी बात है कि। और आपके लिए तो फिर एक बात ये भी बोलूंगी मैं कि आप किस तरीके से मतलब बीमा अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जो पत्नी को पति के मरने के फायदे बताता है, कि उसके मरने के बाद में आपको क्या क्या फायदे होंगे। नहीं, तो आप ये चीज तो हम अधिकारी उस वक्त क्या रहता है, हम खुद को मार देते उस वक्त। मेरा कुछ हो गया तो मेरे पत्नी को ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको क्यों मारूंगा बेचारे को मैं। पता तो आप यही है ना, लेकिन उसके पति के मरने के बाद ही उसको फायदा होगा। नहीं तो हम तो मरने के बाद भी, और LIC जीने के बाद भी देती है। अच्छा, आधे तो आपके LIC में रहे आप, तो आधे तो आपके इस वजह से वो हो जाते थे कि भाई ठीक है, मरने के बाद में ये फायदे होंगे। क्या है, और गजल से जो फायदे, मेरा जो जॉब था वो डेवलपमेंट का जॉब था। अच्छा। तो मैं एजेंट्स अपॉइंट करता था, और एजेंट्स लोगों को ट्रेन करके वो एजेंट लोग बिजनेस करते थे। तो मेरा दिमाग का उसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। तो एक 8-10 साल का पीरियड जाने के बाद जब मैंने सबको ट्रेन किया, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं अपना संगीत में जाता है, एक्टर में म्यूजिक रहता था। और रिटायर्ड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन भी खाली नहीं था। बॉम्बे में प्रोग्राम, इधर प्रोग्राम, उधर प्रोग्राम, सब जगह प्रोग्राम। संगीत तो चीज ही ऐसी है कि सारे प्रोग्राम्स, मतलब बताया ही मैंने अभी आपको कि संगीत की वजह से तो हरदम व्यस्तता भी रहती है, और आपका तो हुनर भी खुद ऐसा है, तो जरूर से। ऑस्ट्रेलिया गया था मैं सावरकर सम्मेलन में, वहां मुझे बुलाया था, और सिडनी में वो वहां परफॉर्मेंस दिया, मॉरिशस में दिया,
एमआईटी यूनिवर्सिटी के जो मिस्टर केसकर थे, धनंजय केसकर, उनके हाथ से मैं सम्मानित हुआ हूँ। अभी यूरोप गया था पूरा, जी वो तो फिर घूमने फिरने गया था, बिल्कुल, जापान, मैं तो कोरिया। खुद हैरान मैं हूँ। कम से कम 25-30 कंट्रीज घूम के आया बिल्कुल, हूँ। तो नेशनल और ही अभी नहीं- लंदन भी जाके आया, और अभी मैं जा रहा हूँ सितंबर में भूटान। अच्छा हाँ, और उसके बाद मेरा चाइना का भी प्रोग्राम है, जी चाइना भी जाऊंगा और सिंगापुर भी जाऊंगा। तो शायद सिंगापुर में मेरा एक आधी छोटी सी महफिल हो सकती है। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हमारे खुद की अपनी सिटी में मौजूद है। हमारी अमरावती नगरी जो कि सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, हमारी कल्चरल सिटी जिसे कहा जाता है, उस सिटी में एक इतना बड़ा कलाकार मौजूद है। तो हम तो वाकई में मैं यही बोलूंगी कि चिराग तले अंधेरा है ये, कि हमें खुद को पता नहीं था कि इतने अच्छे गजलकार, इतने अच्छे गीतकार, इतने अच्छे संगीतकार हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी जितनी भी उपलब्धि रही है, जितने भी अवार्ड्स आपको मिले हैं, जितने भी आपके पुरस्कार रहे हैं, कुछ तो मुझे पता है, कुछ की जानकारी आप एक वसंतराव देशपांडे पुरस्कार भी मुझे मिला 2018 में, जी, और एक दिल्ली से कला रत्न करके मिला है। और अभी फरवरी में मुझे एक मानपत्र नागपुर की जो एक संस्था है जी, उन्होंने दिया। तो ये चल रहा सम्मान छोटा, वगैरह भी मगर देते रहे हैं मैं अभी मैं खुद को विद्यार्थी समझता हूँ, और मैं विद्यार्थी हूँ, कला के उपासक। हाँ बिल्कुल, मैं उपासक हूँ। एक कला जहाँ से जो अच्छा मिलता है सुनने को, और जो प्रेम से बुलाते हैं मुझे, मैं वही जाता हूँ। तो आपको लगता है कि इसमें अंत कभी नहीं होता है, हर दिन नहीं, कुछ नहीं, नया नहीं। सीखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी भी कुछ ऐसा नहीं रहता कि आज नहीं, ये नहीं, हो गया, अभी बंद हो गया, या अभी नहीं, नहीं, अभी अभी मेरा काम खत्म। नहीं, काम ये तो खत्म होने वाला काम है। हाँ, तो मतलब नित नए राग बढ़ते मैं रहते उठने हैं। के बाद कम से कम 15-20 मिनट जी, हारमोनियम बजाए सिवा मैं एनर्जी मिलती है मेरे को, तब चैन नहीं होता। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठता हूँ 15-20 मिनट, कुछ नहीं आते, जैसा आपको बताया अभी मैंने कुछ, तो कुछ बनाई एक हुई हारमोनियम पे राग हो जाए कुछ ऐसी, राग में मराठी गजल सुरेश भट्ट साहब की जो गजल है उसका एक अंतरा मुखड़ा सुना देता हूँ। नाही म्हणा आता असे करूया, प्राणात चंद्र ठेवू, हाती तुझे धरूया, नाही म्हणा। इसमें एक बहुत अच्छा शेर है जी, नेले जरी घराला, वाहून पावसान, नेले जरी घराला, वाहून पावसान, डोळ्यातल्या घराला, डोळ्यातल्या घराला, हसून क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सर। इसके अलावा कभी कहीं किसी राजनीतिक प्रोग्राम में या कहीं किसी इस तरीके के प्रोग्राम में भी आपको अवसर, मतलब आपने प्रोग्राम किया है कुछ नहीं। नेताओं के साथ में या किसी इसमें? आपको डंडे ब्रदर्स का योगदान ऐसा है जी, कि नागपुर में हम लोग जब थे तो पंतप्रधान भी आते थे, नरसिंह राव वगैरह, उनके स्वागत के लिए हमारे भाई स्वागत के लिए उनका उसके लिए जाते थे। और राजनीति का आपने ये किया तो रंजीत देशमुख के हाथ से मुझे पुरस्कार मिला है। और शरद पवार साहब आए थे, वो लता मंगेशकर हॉस्पिटल के एक फंक्शन में, तो उस वक्त भी हमारा प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। और मिस्टर एक चेन्नी था तब वो युवक कांग्रेस के थे सेक्रेटरी, हाँ जी, तो वसंतराव देशपांडे में प्रोग्राम होता। ये ऐसे प्रोग्राम हमने बहुत किए रहे। राजनीति इसको मतलब ये बहुत, राजनीति से नहीं वसंतराव जोड़ेंगे, देशपांडे में अभी मेरा कैंटोनमेंट में भी हुआ था, कामठी कैंटोनमेंट में। अच्छा। चिटनेस सेंटर है, वहां पर हुआ था प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बहुत जगह हो गया, दिल्ली में किया प्रोग्राम मैंने, बहुत जगह प्रोग्राम किया मैं। मतलब इसमें ये प्रोग्राम वैसे रहे, इसमें राजनीतिक पर्सनालिटीज आती रही, लेकिन आती रही, मगर उनसे हमारा उनके आइडियोलॉजी से हमारा कोई संबंध नहीं। राजनीति और कला को किस तरह आप अलग करें? अभी बाल ठाकरे जो थे जी, जो मेरा जब लॉन्च हुआ था रंग माधव का सीडी,
तो मैं वो आपको दिया है उसमें, फोटो है उसमें। जी। तो बाल ठाकरे साहब के यहाँ मैं 45 मिनट बैठा था। अच्छा, और मैंने देखा है फोटो। हाँ, मैं इसीलिए मैंने पूछी थी कि आप किस तो उनको उस वक्त में थे अरविंद जी इनामदार जो थे अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो मेरे बहुत अच्छे फैन थे। वो मेरे यहाँ आते थे। वो चिखलदरा में वो आने के बाद हमारे दोस्त है एक नंद साहब, उनका बंगला है। अच्छा। तो वहाँ हम जाते थे। मेरे से शेर चोरी हरिहरन जी ने मेरे से कम 10-15 अच्छे शेर जो प्रोग्राम में गाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ थोड़े से जामो शराब वाले ये वो सब बाकी भी, तो ये शेरों का हमारे पास खजाना था। मेरे पास डायरी में बहुत शेर है और मैं गाता हूँ, सुनाता हूँ। तो बिल्कुल हम सोचेंगे कि कभी एक प्रोग्राम तो अब आपका इसी तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल जिसमें सिर्फ गजल और आपके शेर ही तो ये हमको इनामदार साहब ने अपनी उनकी जी बच्ची की शादी थी, तो वहाँ बॉम्बे में मेरा प्रोग्राम किया था उन्होंने गजल का। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मगर मुझे सौभाग्य से बहुत अच्छे जगह और अच्छे मंच पर गाने का मौका मिला है। ये मेरा भाग्य है। हर बड़े कलाकार की यही बात रहती है कि मैं, और यही उस कलाकार को थोड़ा ऊपर और उठा देती है, उसकी वास्तविक कला का परिचय कराती है। अगर कलाकार ये समझने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो उसकी कला मुझे लगता है कि वहीं थोड़ा सा दम तोड़ने लगती है। लेकिन हमारी पूरी फैमिली संगीत के सेवा में ही है जी। मेरे बड़े भाई साहब जो थे विजय दंड अभिनय है, वो 2014 में गए। वो बहुत अच्छा गाते थे भजन। और पंडित भीमसेन जोशी जी हमारे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। और तो हमारे यहाँ भी आना जाना, वातावरण आपका बचपन से रहा ही वो संगीत। नहीं वो अभी वो बताना मैं रह गया। मेरे घर के नागपुर में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, तानपुरे, हारमोनियम, इससे अच्छी हारमोनियम कैजरल रीड की, तो ये इंस्ट्रूमेंट थे। तो नागपुर में कोई भी बड़ा कलाकार आया तो उसको हमारे घर के तानपुरे, यानी गुलाम अली साहब आए थे अभी 96 में, तब भी उन्होंने वो मेरे घर के तानपुरे थे उनके, और मेरे छोटे भाई उनके साथ तानपुरे में बैठे थे। मतलब और भीमसेन जोशी और कुमार गंधर्व, वसंतराव देशपांडे, क्या बात है। तो ये इस वजह से क्या हमको उनके नजदीक जाने का, उनको नजदीक से सुनने का ये हमको मौका मिला। बहुत ही अच्छा ये है, आज आपके बारे में इतनी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। हमारे ही शहर में इतना अच्छा गजलकार, इतना अच्छा गीतकार, इतना अच्छा संगीतकार मौजूद है। हम कभी कभी अपने ही लोगों से अनजान रहते हैं। हम दूर दुनिया में देखते हैं कि ये इतना फेमस है, इसके इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका इतना अच्छा चल रहा है, ये बहुत बड़ा गायक है, संगीतकार है, कलाकार है। लेकिन हमारे अपने पास में जो रहते हैं, हम कई बार उनको नजरअंदाज कर देते हैं, या हम उनको देख नहीं पाते हैं, या हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन सुरेश भट्ट साहब को पूरी पहचान मिली है देश विदेश में। बहुत सुरेश भट्ट साहब के साथ में, सुरेश दंडे साहब को भट्ट साहब के साथ में रह रहे के मतलब रंगमंच, उन्होंने मुझे प्रोनाउंसिएशन दिए, अच्छे तलफ्फुज। मेरे गुरु थे डॉक्टर इब्राहिम दरवेश जी, ही इज द एशिया का ओनली फोनेटिक। तो उनके जो अनूप जलोटा, उनकी मिसेस जी, और महेंद्र कपूर जी, और जय राज ठाकरे के पिताजी, ये जितने ये संगीत क्षेत्र के थे, उनसे वो उर्दू उनसे सीखते थे जी। तो ये, और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु मेरे को हर जगह लेके जाते थे। आई मीन, और बड़े बड़े लोगों से मुझे मिला दिया था उन्होंने। पूजा गायतोंडे जो है वो मेरी गुरु बहन है। हमारे दिलीप पांडे पटेल जो अच्छे शायर है, यहाँ कमिश्नर थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अभी लंदन में साथ में थे हमारे। और बहुत अच्छा लिखते वो। पहचान मिली है अच्छी आपके कला की, तो इनके वजह से मुझे सब अच्छा प्रोत्साहन देते रहे। बहुत अच्छा सर लगा हमको आपके साथ बातचीत करके, और आपकी गजलें सुनकर, आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है चलते चलते एक गजल हो जाए आपकी बढ़िया। क्या सुनना चाहेंगे? गजल ही सुनना चाहेंगे सर हम तो। बिल्कुल, आप बढ़िया। मेरी कंपोजिशन सुनना है? आपकी कंपोजिशन। जी, हमारे बाद तुम्हें कौन इतना पूछेगा, हमारे बाद
कौन इतना पूछेगा, हमें गवा के कुछ अपना तूने खोया है, तमाम रात मेरी शेष निमकता है। ना पूछ कितने नदामत दुश्मनों से शबीर, ना पूछ कितने नदामत दुश्मनों से शबीर, दोस्त ही था जिसने मुझे डुबोया है, तमाम रात मेरी जो फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की जगह। शायर कहता है, फूल कहता है फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की जगह, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। आपने जैसा बोला कि शायर के बारे में एक शायर ने कि आंखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े जी, आंखों की आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तबस्सुम टपक पड़े, शायर वो जादूगर है कि लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। क्या बात है, गजब, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो खुद यही बोल रही हूँ कि गजलकार हो, शायर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, ये चाहे रहे ना रहे, वास्तव में ये फूल हैं। ये भले बिखर जाएंगे लेकिन इनकी खुशबू युगों युगों तक हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में, हमारे दिलों में, जहन में, आसपास कहीं ना कहीं बसती और रहेगी, गजल कहती है कि मैं गजल हूँ, मुझे रागों से सजाया जाए, नर्म आवाज की जादू से जगाया जाए। मैं गजल हूँ, मुझे रागों से सजाया जाए, नर्म आवाज की जादू से जगाया जाए। मीरो गालिब ने सवारा है इस फन को, मुझको नादानों के हाथों से बचाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं इसीलिए बीच में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, कुछ सवालात मेरे ऐसे ही थे कि जो गजल, उर्दू गजल जो अभी आपने बोला कि नर्म नाजुक मीठी मुलायम आवाज में जो गजल गाई जाती है, तो आजकल के जो गजलकार, मतलब मेरे जैसे नौसिखिए जो हैं, जो गजल को मतलब पता नहीं क्या बोल के पेश कर रहे हैं, क्या है मालूम नहीं, लेकिन इस स्थिति में भी गजल अभी अपना बचाव करके रखी हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही हो। बहुत अच्छा भवितव्य अच्छा है, भविष्य अच्छा है, बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं नए नए बच्चे। मैं जो गजल लिखती हूँ, मैं उसमें कुछ समाज के लिए या देश की व्यवस्था के लिए, या मतलब दुष्यंत कुमार से थोड़ा प्रेरित समझ लीजिए मुझे, कि मैं प्यार मोहब्बत से जरा थोड़ा अलग हटके लिखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गजल वो भी गजल ही कही जाएगी, चाहे उसके लफ्ज थोड़े अलग हों, लेकिन अंदाज वही रहेगा। तो एक शेर ऐसा भी है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को हमने अमानत की तरह रखा है, अपनी गज़लों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि इस फन को हमने इबादत की तरह रखा है। गजल तो है ही, संगीत ही इबादत है। खैर कोई गजल गीत नहीं, संगीत ही इबादत है। सुरेश दंडे साहब ने इस संगीत को, इस गजल को, इन गीतों को इबादत की तरह ही रखा है। उन्होंने इसे भी इस तरीके से उन्हें बचाकर ही रखा हुआ है। आगे भी उनके प्रोग्राम इसी तरह चलते रहें, हमारे शहर को इसी तरह नाम मिलता रहे, उनकी गजलें इसी तरह जो कंपोज की हैं उन्होंने, जो उन्होंने आगे बढ़ाया है अपनी मखमली मुलायम आवाज में, जिन्होंने जिस तरह से आगे फैलाया है उसको, उनकी ये आवाज फिजाओं में गूंजती रहे, इसी तरह वो आगे बढ़ती रहे, खुशबू की तरह महकती रहे, पंछियों की तरह चहकती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हमें।